हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा पिछला वीडियो था क्लास 11 के अंदर, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे यूनिट क्या होती है, डायमेंशंस क्या होती है, कैसे यूनिट और डायमेंशन को डिफाइन करते हैं। और उसके अलावा हमने अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकाली थी, आपको पता होगा। तो वही चीज़ अब हम आगे रिपीट करेंगे। आगे हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकालेंगे, जो कि आपके जेईई और नीट के अंदर डायरेक्टली पूछी जाती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि इन चीज़ों को पढ़ के और बार बार रिवाइज करके आप आराम से अच्छे से अच्छा एडवांस तक का क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। तो एक बार मैं कल का आपको बता देता हूँ। कल जो हमारा टॉपिक था डायमेंशंस एंड डायमेंशन फॉर्मूला था। तो डायमेंशंस एंड डायमेंशन फॉर्मूले में क्या था कि हमारे पास में जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, उस फिजिकल क्वांटिटी की हम डायमेंशन लिखते हैं। तो डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्यू है, उसकी डायमेंशन को रिपीट करते हैं m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c से। यहाँ पे m क्या है आपका मास, l क्या है आपकी लेंथ और t क्या है आपका टाइम। तो आप कैसे फिजिकल क्वांटिटी को तीन तरह से नोट कर सकते हो, उसके ऊपर पावर लगा के। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन उसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर पावर लगा के डिनोट की जाती है। तो ये था डायमेंशन का मतलब। यहाँ पे a और b c क्या है? पावर है, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर मैं बात करूं, तो जैसे मान के चलो मैं बात करता हूं एरिया की। तो देखो एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये नहीं। अब देखो लेंथ को भी मेजर करते हैं आप मीटर में, मतलब एम में, और ब्रेड्थ को भी मेजर करते हैं मीटर में, यानी दोनों का मतलब क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर हो गया, मीटर का मतलब ये हो गया लेंथ का स्क्वायर। तो लेंथ की पावर कितनी हो गई? 2। तो इसकी डायमेंशन कैसे लिखोगे? एम मास तो है नहीं, मास की पावर 0, लेंथ कितना देखा है आपको? 2, और टाइम कितना है? 0। तो ऐसे आप नोट कर सकते हो, मतलब बहुत सिंपल। ऐसे ही अगर आप बोलो कि वॉल्यूम की मैं बात करता हूं, तो वॉल्यूम कितनी होती है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी लेंथ भी मीटर में, ब्रेड्थ भी मीटर में और हाइट भी मीटर में, यानी तीनों मीटर में। तो मतलब मीटर का क्यूब हो गया, मतलब क्या हो गया? लेंथ का क्यूब। इसकी डायमेंशन कैसे लिखोगे? m0 l3 और t0। क्यों? क्योंकि अभी मास नहीं है, तो मास की पावर 0, लेंथ की पावर 3 है, टाइम की पावर कितनी हो गई? 0। तो ऐसे बता सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आज समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो डेंसिटी होता है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम होता ही नहीं, होता है डेंसिटी, ये होता है। तो मास मतलब मास को मेजर करते हो केजी में, और वॉल्यूम को मेजर करते हो मीटर क्यूब में, यानी ये होता है केजी मीटर की पावर -3। अब इसकी डायमेंशन कैसे लिखोगे? मास कितना दे रखा है आपको? केजी कितना है? 1, तो मास हो गया 1। लेंथ कितनी दे रखी है? -3। टाइम तो है नहीं, टाइम कितना हो गया? 0। तो ऐसे बता सकते हो। उसके अलावा जैसे मैं बात करूं प्रेशर की, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, यानी एफ अपॉन में फोर्स अपॉन में एरिया। अब फोर्स देखो, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, और एरिया तो आप जानते ही हो कितना होता है? एल स्क्वायर। तो मीटर का स्क्वायर कर दो, ठीक है। इसको कैपिटल एम ले लो, यानी ये मास हो। हम मास को मेजर करते हैं केजी में, और एक्सेलरेशन आपको पता ही है मीटर सेकंड की पावर कितनी होती है? -2, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, और ये मीटर का स्क्वायर ही है आपका। अब इस एक से इसको काट दो, तो बचेगा क्या आपके पास? केजी, और उसके अलावा जैसे मान के चलो आपके पास में ये मीटर था, ये 1 बचा, ऊपर जाके जाएगा -1, और सेकंड की पावर है -2। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी? केजी कितना है? 1, लेंथ कितनी है? -1, और टी की पावर कितनी दे दी है? -2।
ऐसे निकाल सकते हो। तो ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे आप डायमेंशन निकाल सकते हो इसकी। आगे और क्वांटिटीज भी देखते हैं जो 12th में भी काम में आती है। तो 11th की है, कुछ 12th की क्वांटिटीज भी हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, इसके बाद जैसे मैं बात करूं कि एनर्जी, तो देखो एनर्जी चाहे आपके पास काइनेटिक एनर्जी हो, दो तरह की एनर्जी होती है ना, काइनेटिक और पोटेंशियल, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, इस चीज को गार्ड मान लो कि इसकी डायमेंशन सेम होती है, मतलब इसकी डायमेंशन सेम वर्क के बराबर होगी। और वर्क क्या होता है, देखो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना होता है, देखो केजी मीटर सेकंड की पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर में। तो इसकी डायमेंशन कितनी जाएगी, केजी है 1, मीटर है 1, मतलब मास है 1, लेंथ कितनी है m 1 और m, मतलब मीटर 1 और 1 कितना हो गया 2, लेंथ हो गया 2, और टाइम देखो कितना हो गया -2, क्या हो गया एनर्जी। ठीक है, अब इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों क्या जाएगी। उसके बाद जैसे मैं बात करूं रिलेटिव डेंसिटी की, ये एक नया टर्म है आपके लिए बिल्कुल, तो इसको आप अभी तो ध्यान रखो, फिर जब आप चैप्टर पढ़ोगे तब आपको समझ आ जाएगा। इसको रो आर से डिनोट करते हैं वैसे तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है ना, वो आपकी होती है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब ये है कि वाटर की डेंसिटी के कंपैरिजन में बॉडी की डेंसिटी कितनी है, तो वो कहलाती है रिलेटिव डेंसिटी। तो मान लो ये भी डेंसिटी मान लो जो भी है, इसको भी रो मान लो, और ये भी रो है, दोनों कट जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो ये हो गई डायमेंशन लेंथ, मतलब इसमें ना मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है, ये आ गई, इस तरह से देख सकते हो। उसके अलावा आपने पढ़ा होगा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट आप कह सकते हो इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे देखो दोनों में वेलोसिटी आ रहा है, यहाँ भी वेलोसिटी, यहाँ भी वेलोसिटी, तो दोनों में वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू बनाएगी, और इसकी डायमेंशन भी कितनी हो जाएगी, m0 है 0 t0। तो ये इस तरह से आप देख सकते हो। इसके बाद में जैसे मैं बात करूं आगे और देखते हैं क्वांटिटीज के बारे में। तो देखो अगर मैं बात करूं आपके पास करंट की, तो करंट कितना होता है, करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो चार्ज, यानी q अपॉन में t, या q होता है चार्ज और t होता है टाइम। तो करंट की डायमेंशन कितनी हो गई, ठीक है। चार्ज की बात कर रहे हो तो चार्ज को वैसे चाहो तो आप इसको, वैसे करंट की जो यूनिट होती है जिस चार्ज अपॉन में टाइम है, इसको आप एम्पियर से देख सकते हो, यानी एम्पियर ले लो इसका डायरेक्ट किया। पर जैसे आप चार्ज की बात करोगे तो चार्ज कितना होता है, यहाँ से आई मल्टीप्लाई टी हो जाएगा। करंट कितना दे रखा है आपको एम्पियर में, और टाइम कितना दे रखा है, वो भी 1 है, तो a1 t1, ऐसे कर लो आप, ठीक है। अब इसके बाद में एक टर्म और आती है आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये भी बिल्कुल नई टर्म है, आप पढ़ोगे इसको 10th में थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। तो ये V इज इक्वल टू होता है W अपॉन में Q, यानी किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह उठा के लाने में जो वर्क डन होता है वो कहलाता है पोटेंशियल। तो इसकी भी डायमेंशन देखोगे तो वर्क कितना होता है आपका, आपने पढ़ा था m1 n2 t माइनस का 2, ये था वर्क, और चार्ज कितना दे रखा है आपको e1 t1। तो इसकी डायमेंशन कितनी जाएगी आपके पास में m1 n2 t माइनस का 3 और a माइनस का 1। ये ध्यान रखना, ये डायमेंशन अभी बहुत कम आएगी। इसके बाद में जैसे हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस कितना होता है, R कैसे निकालोगे, तो B बराबर होता है IR। तो R बराबर क्या होता है
v अपॉन में i। अब v की डायमेंशन कितनी आएगी, m1l2 t माइनस का 3 और a माइनस का 1 अपॉन में करंट की डायमेंशन कितनी थी, करंट की डायमेंशन थी एम्पियर। तो ये डायमेंशन r की कितनी जाएगी आपके पास में, m1l2 t माइनस का 3 और a माइनस का 2, तो ये हो जाएगी r की डायमेंशन। ऐसे आप निकाल सकते हो। और देखते हैं आगे। अब देखो, अब जैसे मान के चलो मैं आपसे कहूं फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, पढ़ा होगा। टाइम पीरियड का मतलब सेकंड की पावर माइनस का 1, या इसको कह सकते हो मास नहीं है, लेंथ भी नहीं है, और टाइम की पावर कितनी है माइनस का 1, तो ऐसा आप कर सकते हो, ध्यान रखना। इसके अलावा एक आता है, जैसे मान लो हम बात करें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो कैसे निकालेंगे, तो F बराबर होता है g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अब यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, g इज इक्वल टू आ जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। ठीक है, अब मैंने आपको बताया फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t माइनस का 2, और लेंथ की दे रखी है आपको l2। मास, दोनों मास तो कितनी जाएगी m2, ये दोनों मास है, ये मास 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 m2। अब इसको और सॉल्व कर लो, तो देखो m1 l1 और 2 कितना हो गया l3, और t की पावर माइनस का 2, ये तो यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया मैंने। अभी मास की पावर 2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मास की पावर माइनस का 2 हो जाएगी, ऊपर भेजेंगे ना, तो g की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, m-1 l3 t की पावर माइनस का 2, तो ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट g की वैल्यू हो जाएगी। ऐसा डायमेंशन निकाल सकते हो। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये थी डायमेंशन, बेसिक थी बिल्कुल, जो आप आगे यूज करोगे, 12th के अंदर यूज करोगे। अब से पहले आपने नहीं पढ़ी होगी डायमेंशन, लेकिन अब आप पढ़ोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, और इसी प्रिंसिपल की वजह से आप सॉल्व कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को, जेईई और नीट में आता है। तो यहां से आपके क्वेश्चन की प्रॉब्लम में लूंगा और उसको सॉल्व करूंगा। तो पहले से कंसेप्ट समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। तो इसमें देखो, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हो विथ डिफरेंट डायमेंशंस। मतलब आप किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर दो या उसको मल्टीप्लाई कर दो अलग अलग डायमेंशन। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे फोर्स है, फोर्स में मास आता है और एक्सेलरेशन आता है, दोनों के डायमेंशन अलग अलग है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इससे फोर्स आ रहा है। उसके अलावा जैसे डेंसिटी होता है, वो होता है मास बाय वॉल्यूम, इसमें भी दोनों के डायमेंशन अलग अलग है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप डिवाइड कर सकते हो या मल्टीप्लाई कर सकते हो। जिनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए अलग अलग, तो भी कर सकते हो, सेम है तो वो हो ही जाएंगे। तो आप दो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन अलग अलग है, उनको आप मतलब डिवाइड कर सकते हो और मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट वी कांट ऐड और सब्ट्रैक्ट डिफरेंट डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब हम दो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशंस अलग अलग हैं, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब
हम क्या कर सकते हैं, केवल उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे जिनकी डायमेंशन सेम होगी। और लिख सकते हो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have same dimensions। मतलब आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट उनको करोगे जिनकी डायमेंशन सेम होगी। जैसे मैं कहूं 5 मीटर पर सेकंड प्लस 2 मीटर पर सेकंड करोगे तो कितना आएगा, 7 मीटर पर सेकंड। क्यों आएगा, क्योंकि ये भी स्पीड या वेलोसिटी है और ये भी स्पीड या वेलोसिटी है, दोनों को हमने ऐड करा। या फिर मैं कहूं कि 5 मीटर पर सेकंड माइनस 3 मीटर पर सेकंड करोगे तो कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि ये भी स्पीड वेलोसिटी और ये भी स्पीड वेलोसिटी है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि 5 मीटर पर सेकंड प्लस 2 kg, इसको ऐड करके बताओ क्या ये 7 kg आ सकता है, या फिर 7 मीटर पर सेकंड आ सकता है? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्पीड या वेलोसिटी है और ये मास है, दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते। तो ना तो 7 kg होगा ना 7 मीटर पर सेकंड होगा। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड या सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उसे डिवाइड या मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट के लिए हमें सेम फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। जैसे देखो ये स्पीड थी, ये स्पीड थी, ये भी स्पीड थी, ये भी स्पीड थी, लेकिन यहाँ पे जैसे स्पीड और मास दोनों अलग अलग चीज आ गई तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकती हो। इसलिए आप केवल होम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में इस चीज का ध्यान रखना कि आप उसी फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट कर सकते हो जिनकी डायमेंशन सेम है, या उन्हीं को ऐड कर सकते हो जिनकी फिजिकल डायमेंशन क्या है, सेम है। अब इसको कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब जैसे इसके बारे में एक दो लाइन पहले लिख लो, एक दो लाइन में बताया दो, उसके बाद में फिर मैं इसके एग्जांपल दूंगा। तो देखो इसके क्या क्या एप्लीकेशन, तो देखो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखो पहला एप्लीकेशन क्या है इसका, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। मतलब ये कि कोई भी जो इक्वेशन दे रखी है क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है, फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला गलत है, उसको चेक कर सकते हैं हम। दूसरा इस प्रिंसिपल से दूसरा ये कर सकते हैं कि स्टेबलाइजिंग रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब कई सारी क्वांटिटीज के बीच में हम रिलेशन बता सकते हैं फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। तीसरा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तीन एप्लीकेशन, इन तीनों के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं पहली वाली बात की। पहली वाला क्या कह रहा है, चेकिंग द करेक्टनेस, कि वो करेक्टनेस है कि नहीं है। इसके लिए मैं देखो आपके पास करेक्टनेस कैसे चेक करेंगे। जैसे मान लो मैं पहला इक्वेशन लेता हूँ v बराबर u प्लस at। अब ये फॉर्मूला आप जानते हो, न्यूटन लॉज का फर्स्ट लॉ है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसमें कैसे करेक्टनेस चेक करते हैं, तो देखो आप इस चीज को देखो कि जो वेलोसिटी होती है उसकी डायमेंशन मैंने क्या बताई थी, L1t माइनस का, ये फाइनल वेलोसिटी है, मतलब है तो वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी, तो इसकी डायमेंशन भी L1t माइनस का होती है, सही है ना। अब बात रही इसकी एक्सेलरेशन क्या है, आपको पता है L1t माइनस का 2 है, और टाइम की डायमेंशन कितनी होती है t1, तो ये भी कितना हो जाएगा L1t माइनस का 1। आप देख सकते हो तीनों का बता दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो इसकी और इसकी तीनों की डायमेंशन सेम है, मतलब ये बात प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रूफ करता है
कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो मतलब उनकी डायमेंशन सेम होगी। इसका मतलब ये कह सकते हो कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या होती है 18 होती है। ठीक है, देखो एक बार इसको। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा डायमेंशनली करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, ये इक्वेशन भी आपने पढ़ी होगी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन। इसमें फिर आ जाओ, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है लेंथ, इसकी डायमेंशन कितनी जाएगी l। इसकी देखो u है वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन l1 t माइनस का 1 और टाइम कितनी जाएगी t1। इधर से आप देखो हाफ की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, एक्सेलरेशन a की डायमेंशन कितनी होगी l1 t माइनस का 2 और उसके अलावा जैसे टाइम में टाइम का स्क्वायर है तो जाएगी t2। अब देखो t माइनस 1 से t प्लस 1 गया तो ये कैंसिल हो गया, फिर t माइनस 2 से t प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेंथ, ये भी हो जाएगा लेंथ और ये भी कितना हो जाएगा लेंथ। इसका मतलब ये होगा कि जो इसकी डायमेंशन s है वह डायमेंशन ut के बराबर है और वह डायमेंशन at स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है, बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है, ये आप ध्यान रख सकते हो। ऐसे ही मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, आप उसको चेक करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसको चेक करके और आप देखो कि क्या ऐसे ये कि नहीं है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अब मैं बताता हूं आपको इसके बेस पे कैसे प्रॉब्लम होता है। तो देखो प्रॉब्लम से कहती है, जैसे एग्जांपल आपको क्वेश्चन दे रखा है एस एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन आपको दे रखा है और आपको बताना है फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी की डायमेंशन बतानी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो, अब आप एक चीज बताओ मुझे, मैंने आपको कहा अगर दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है मतलब उनकी डायमेंशन सेम होगी, मतलब वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करती है। तो आप इस चीज को मान लो कि अगर वो दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है मतलब वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करती है, तो मतलब मैं इनकी डायमेंशन सेम कर सकता हूँ। तो मतलब जो डायमेंशन x की है वो डायमेंशन a की होगी, वो डायमेंशन bt की होगी और वही डायमेंशन किसकी होगी ct स्क्वायर की होगी। ठीक है, अब इससे मैं a b और c की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ पे x क्या है, x है डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान रखना। तो ये डिस्प्लेसमेंट तो इसकी लेंथ कितनी, मतलब ये लेंथ है तो ये हो जाएगा l, तो ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन a के बराबर। अब उसके अलावा जैसे मैं बात करूं x को मैं bt के बराबर कर सकता हूँ, तो लेंथ बराबर कितना हो गया b और ये हो जाएगा t, तो b की डायमेंशन कितनी हो जाएगी l1 और ये t ऊपर जाएगा इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा t की पावर माइनस का 1। अब जैसे इसकी c की बात करो तो वही है x को इसके बराबर कर दो, तो l बराबर क्या हो जाएगा, x क्या है l है ना, l बराबर क्या हो जाएगा c और t कितना है t की पावर 2, तो c की वैल्यू कितनी आएगी l1 t माइनस का 2, ये हो जाएगा c के बराबर। तो ऐसे आप a b और c की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आप a की वैल्यू b की वैल्यू और c की वैल्यू वापस इक्वेशन में रखो, देखो तीनों की डायमेंशन सेम आएगी। जैसे मैं कहूं x कितना है l, तो ये आ गया l, a की डायमेंशन कितनी तरह की है l, ठीक है। b की डायमेंशन कितनी है l1 t माइनस का 1 और ऑलरेडी एक t है तो t1 आ जाएगा, प्लस c कितना दे रखा है l1 t माइनस का 2 और t इसको आया था तो t की पावर 2। तो आप देखोगे ये से कैंसिल आउट और ये से कैंसिल आउट, यहाँ भी L1 है, यहाँ भी L1 है और यहाँ भी L1 है और यहाँ भी L1, मतलब A B और C की तीनों की मेरा आंसर सही है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो
क्वेश्चन आपसे कह रहा है v इज इक्वल टू a अपॉन में a t स्क्वायर प्लस b अपॉन में m। ठीक है, ये आपको दे रखा है, लिख सकते हो जहां v क्या है, आपकी वेलोसिटी है, t आपका टाइम है और m आपका मास है। तो इसमें आप डायमेंशन फाइंड करो, डायमेंशंस ऑफ a एंड b आपको बतानी है फाइंड। कैसे बताओगे देखो, तो वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा दो, सभी डायमेंशन सेम कर दो। b बराबर a t स्क्वायर बराबर b अपॉन में m। सही है, अब यहाँ पे देखो b को पहले a t स्क्वायर के बराबर करो, फिर b को इसके बराबर करो। अब देखो वेलोसिटी कितना होता है, L1 t माइनस का 1 और a टाइम में तो कितना हो जाएगा, ठीक, वैसे ही हो जाएगा L1 t माइनस का 1 और ये b और मास है तो कितना हो जाएगा, मास बनिए तो m, क्योंकि m क्या है, मास है ना, इसलिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो L1 t माइनस का 1 और उसके अलावा t की पावर 2 है, उधर जाके हो जाएगा t की पावर माइनस का 2, ये हो जाएगा a के बराबर। ऐसे ही ये m है, उधर इधर मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा m1 L1 t माइनस का 1, ये हो जाएगा b की डायमेंशन। तो ऐसे आपने निकाल ली, अब ये t के बराबर माइनस हो जाएगा। तो ऐसे आप a और b की डायमेंशन निकाल सकते हो। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, काइनेटिक एनर्जी